दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो ये कि कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया उसके लिए सॉरी। क्योंकि इसकी वजह ये थी कि मैं लंदन में हूँ और लंदन का जो वातावरण है वो मुझे सूट नहीं कर रहा। एक तो सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में वैसे ही ठंड पड़ती है और मेन यहाँ पर क्या है कि रोज़ाना बारिश होती है और उसके साथ साथ तेज़ हवा चलती है और तेज़ हवा और बारिश इससे ठंड और ज़्यादा बढ़ती है और लगातार दूसरे तीसरे दिन हर मतलब 1-2 दिन छोड़ के बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। तो उससे यहाँ का जो वातावरण है इतना ज़्यादा ठंडा है कि वो शायद मेरा जो शरीर है वो इंडिया के हिसाब से है और वो उसको सहन नहीं कर पा रहा है, अभी उसने अडॉप्ट नहीं किया है यहाँ के वातावरण को, तो कल मेरी तबीयत हो गई थी डाउन, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। चलिए आज मैं कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद है कि थोड़ा-थोड़ा सुधार होगा तो मैं वीडियो रेगुलर डालूँगा। तो दोस्तों ये तो थी तबीयत की वजह और कल वीडियो नहीं डाल पाया उसका वो कारण। तो अब बात करते हैं आज की। तो दोस्तों परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था कि भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस को अपने बाप की जागीर समझ लिया है। दरअसल दोस्तों ये मेरे शब्द नहीं थे, ये शब्द थे बृजेंद्र सिंह जी के, जो कि वीरेंद्र सिंह जी के लड़के हैं। और ब्रिजेंद्र सिंह जी आजकल सद्भावना यात्रा पर चले हुए हैं। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि ये सद्भावना यात्रा नहीं है, ये खुद का भला करने की यात्रा है, लेकिन मैं इसका समर्थन इसलिए करता हूँ कि ये कोई गलत ट्रैक नहीं है, ये बिल्कुल सही ट्रैक है। और वो 90 के 90 हलकों में जाएँगे और 90 हलकों में जिस दिन वो कंप्लीट कर लेंगे, कम से कम मेरा ये मानना है कि अब तक जो उनकी पहचान थी, वो वीरेंद्र सिंह के लड़के के कारण थी। और अब जब ये वो यात्रा पूरी कर लेंगे, तो अब जो उनकी पहचान होगी, वो बृजेंद्र सिंह के नाम से होगी। वीरेंद्र सिंह के लड़के के नाम से पहचान नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि ये यात्रा भले ही इसमें भूपेंद्र हुड्डा गुट है वो उसका विरोध कर रहा हो या सहयोग ना कर रहा हो, और उन्होंने हिंट भी दिया है कि अब तक सिर्फ 5 ही जिला अध्यक्षों ने सहयोग किया है। उसके बावजूद ये यात्रा मुझे लगता है कि सफल रहेगी। अब रही बात उस शब्द की, तो दोस्तों जैसे वो अभी तक तो 50% वो पूरी कर चुके हैं अपनी यात्रा, यानी कहने का मतलब ये है कि 40-45 हलकों में वो जा चुके हैं। और जब वो पलवल में थे तब उन्होंने ये शब्द बोले थे। आगे नाम तो नहीं लिया भूपेंद्र हुड्डा जी का, लेकिन तात्पर्य यही था कि किसी एक आदमी ने कांग्रेस को अपने बाप की जागीर समझ लिया है। तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि क्यों बाप की जागीर समझ लिया, इसकी वजह क्या थी, वो सारे कारण मैंने बताए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो वो वीडियो देखिए, मेरी परसों की वीडियो है। खैर दोस्तों, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर बृजेंद्र सिंह चाहें तो उनके बाप की जागीर भी हो सकती है। तो ऐसा क्यों कहा था मैंने? वो इसलिए कहा था कि राजनीति के अंदर जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास वोट होते हैं, उसी के बाप की जागीर राजनीति होती है और उसी के बाप की जागीर वो पार्टी होती है। तो उसमें वोट के मामले में भले ही पहले ना हो, लेकिन आज वोट के मामले में, पैसे के मामले में और जो समर्थक विधायक हैं उनके मामले में भूपेंद्र हुड्डा जी इतने आगे निकल चुके हैं कि वो उनको उस स्थान तक पहुँचाना असंभव तो नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। लेकिन मैंने दोस्तों हमेशा ही चाहे वीरेंद्र सिंह जी को चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बड़ा नेता माना है। क्यों बड़ा नेता माना है? वो मैं अभी आपको तुलना करके बताऊँगा। लेकिन आज जो बृजेंद्र सिंह जी की जो पूछ है वो कम है, जो राजनीतिक सफलता अभी नहीं मिल पा रही, उसकी वजह ये है कि एक तो खुद जो वीरेंद्र सिंह जी हैं। वीरेंद्र सिंह जी के गलत फैसलों के कारण उनका इतना ज़्यादा कद नहीं बढ़ पाया, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो इतने तेज़ आदमी हैं, दूसरे शब्दों में आप घाघ भी कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसे-ऐसे काम किए कि वो हमेशा आगे निकलते गए और आगे निकल चुके हैं, और उसमें सबसे बड़ा एक कारण है किस्मत का भी दोस्तों। तो कुछ जो वीरेंद्र सिंह जी की किस्मत कहिए या बदकिस्मती कहिए कि वो पिछड़ते चले गए, और किस्मत का ही खेल है कि वीरेंद्र सिंह जी बड़े नेता रहे हैं, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा न सिर्फ मुख्यमंत्री रहे और बल्कि आज कांग्रेस हाईकमान के अंदर यानी गांधी फैमिली के अंदर भी उनकी जो पैठ है वो जो वीरेंद्र सिंह से ज़्यादा है। जबकि पहले जो वीरेंद्र सिंह जी राजीव गांधी जी के बहुत खास दोस्त हुआ करते। चलिए खैर दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बृजेंद्र सिंह कैसे उनसे आगे निकल सकते हैं और कैसे जो वीरेंद्र सिंह जी ने गलत फैसलों के कारण उनको पीछे किया, और मैं जो वीरेंद्र सिंह जी को क्यों बड़ा नेता मानता हूँ, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से। पहली बात तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि जो वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनके नाम के आगे कितना बड़ा नाम लिखा हुआ है, जो शायद हरियाणा ही नहीं, जितने भी किसान नेता हैं, वो उनके लिए आदर किसान नेता नहीं सॉरी जितने किसान हैं, वो उनके लिए आदरणीय वो है सर छोटू राम। सर छोटू राम आज भी किसानों के दिल में बसे हुए हैं। आज भी लोग उनका मान-सम्मान करते हैं, श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं, दीनबंधु के नाम से उन्हें पुकारा जाता है। तो वो चोई छोटू राम जी, दीनबंधु चोई छोटू राम जी वीरेंद्र सिंह जी के नाना थे।
ये सबसे बड़ा वो उनका जो है ये एक तरह से प्रॉपर्टी थी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की, लेकिन इतने बड़े नाम को भी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कैश नहीं कर पाए और किसानों में अपनी वो पैठ नहीं बना पाए। चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद अगर हम दोनों की तुलना करें, तो अगर भूपेंद्र हुड्डा जी थे, भूपेंद्र हुड्डा जी के दादाजी थे, वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, बहुत बड़े आर्य समाजी थे, समाज सेवक हुआ करते, समाज सुधारक हुआ करते और कांग्रेस में थे। तो सर छोटूराम जी इतने बड़े, तो वो उसी समकालीन थे वो, लेकिन इतने बड़े नेता तो वो नहीं हुए। और उसके बाद अगर पिता की बात करें, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी रणबीर सिंह जी कांग्रेसी नेता थे, चुनाव भी लड़े थे, जीते भी थे, मान ली सारी बात। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के पिताजी थे, चौधरी नेकीराम जी, वो संयुक्त पंजाब के भी एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते, वो भी कम नहीं थे। अब अगर बारीक बात करें हमें चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की तुलना अगर मैं भूपेंद्र हुड्डा जी से करूं, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ज़्यादा चुनाव जीते हैं उनसे, और ज़्यादा उनकी लोगों के अंदर पॉपुलैरिटी थी। थोड़ा कौन से चुनाव लड़े, क्या लड़े, आपको भी खुद क्लियर हो जाएगा। तो दोनों ने, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक साथ राजनीति की शुरुआत की थी 1972 में। 1972 में दोस्तों भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा था रोहतक से, और वो जीते थे, और रोहतक ब्लॉक समिति के अध्यक्ष बने थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। उधर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने भी अपनी सक्रिय राजनीति 1972 में ही शुरू की थी, और उचाना से उन्होंने ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ा था, और वो भी उचाना ब्लॉक समिति के अध्यक्ष बने थे, यानी दोनों सेम पैरेलल थे। उसके बाद दोस्तों जो चुनाव हुआ करते, ये पार्टी के चुनाव, टिकट के चुनाव, वो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे जानकारी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने ज़्यादा चुनाव लड़े। अगर हम फिगर की बात करें तो 1972 में उचाना के बनने के बाद जो 1977 का टाइम था, 1977 में कांग्रेस ने चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को टिकट दी थी, भूपेंद्र हुड्डा जी को टिकट नहीं दी। और 1977 में पहली बार विधायक बने थे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जब पहली बार विधायक बने, उस टाइम भूपेंद्र हुड्डा जी ने चुनाव नहीं लड़ा था। भूपेंद्र हुड्डा जी ने चुनाव लड़ा था 1982 में, और 1982 में भूपेंद्र हुड्डा जी ने कलोई से चुनाव लड़ा था, और वो चुनाव हार गए थे। और 1982 के अंदर दोबारा से चौधरी वीरेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा, और वो जीत गए थे, और वो दूसरी बार एमएलए बने थे। यानी जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज इतने बड़े वो हैं, वो 82 का चुनाव हार चुके थे, और वो दूसरी बार एमएलए चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बन चुके थे। अब 1984 की बात करें तो दोस्तों 1984 में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, और लोकसभा के चुनाव में वो विजयी हुए थे, और उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी, जो कि चौधरी देवीलाल जी के लड़के थे, उनको बहुत भारी मतों से हराया था, और लोकसभा के सदस्य बने थे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। उसके बाद 1991 में जब भजनलाल जी की सरकार थी, तो भजनलाल जी की सरकार में भी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी थे, वो जीते थे, और वो उसके में शामिल हुए थे, और वो मंत्री बने थे। उसके बाद जब 2005 से लेके 2009 में भी एमएलए रहे, और वो रोजगार मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री भी बने। 2010 में कांग्रेस ने उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया, और राज्यसभा का सदस्य बनाने के बाद जब उन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी नहीं बनी, तो फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, और 2010 से लेकर 2016 तक कांग्रेस के वो हुआ करते। लेकिन जब 2014 में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने बीजेपी ज्वाइन की, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था राज्यसभा से। तो पहले बीजेपी ने उनको राज्यसभा का 2 साल के लिए बचे हुए कार्यकाल के लिए सदस्य बनाया, और उसके बाद उसके फिर दोबारा 6 साल के लिए उनको बनाया, उसका राज्यसभा का सदस्य फिर बनाया। और उधर अगर उसकी बात करें हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने न सिर्फ 82 का चुनाव हारे, बल्कि उसके बाद उन्होंने 87 का चुनाव भी हारे, कलोई हल्के से लड़े, यानी लगातार वे 2 बार चुनाव हारे। लेकिन किस्मत की बात कही है दोस्तों कि चौधरी देवीलाल जी ने 1989 में जब चुनाव लड़ा था, तो 2 जगह से चुनाव लड़ा था, रोहतक से और सीकर से, और उन्होंने रोहतक की सीट को छोड़ दिया था। और रोहतक की सीट को छोड़ने से रोहतक की जनता उनसे हो गई थी नाराज़। अब ये चीज़ कांग्रेस के को पता नहीं थी, लेकिन जब 1991 में चौधरी देवीलाल ने रोहतक से चुनाव लड़ा, ये सोच के कि रोहतक मेरा अपना घर है, यहाँ से कोई मुझे हराने वाला नहीं है, तो ये कांग्रेस के नज़रों में भी थी ये बात है कि उसके सामने, चौधरी देवीलाल के सामने कि जो भी खड़ा होगा वो हारेगा ही हारेगा। और उन्होंने सिर्फ इसीलिए कि चलो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को
को टिकट देते, 91 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट दी। लेकिन ये रोहतक की जनता थी कि जिन्होंने देवीलाल जी को सबक सिखाना था, उनको हराना था, इसलिए भूपेंद्र हुड्डा जी को हरा दिया उन्होंने। और उसके बाद न सिर्फ 1991 में दोस्तों, बल्कि लगातार उसके बाद 2 बार फिर आया, 1996 में हराया और 1998 में देवीलाल जी को रोहतक की जनता ने हराया। और रोहतक की जनता ने देवीलाल को हराने के लिए भूपेंद्र हुड्डा को जिताया। तो ये किस्मत की बात थी आके, वो बिल्ली के भागों छीका टूटता, या वो जो कहावत होती है उसके कारण, कि ये नेता चोई देवीलाल को हरा के पॉपुलर हुए और उस चीज़ का उन्होंने इतना वो उठाया कि गांधी परिवार के नज़दीक हुए। नहीं तो उसके बाद जब चुनाव हुए दोस्तों, उन 2000 में जब चुनाव हुए, तो 96 के देवीलाल जी को हराया। उसके बाद 1999 में फिर चुनाव हुए, तो 1999 में तो ओम प्रकाश चौटाला जी को ये पता चल गया कि लोग नाराज हैं, इसमें भूपेंद्र हुड्डा जी की कोई वो नहीं है। तो उन्होंने देवीलाल जी की बजाय कैप्टन इंदर सिंह हुआ करते, एक अननोन चेहरा था, उनको टिकट दी और पहले ही चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा को रोहतक की जनता ने हरा दिया। क्यों हरा दिया? क्योंकि उनको भूपेंद्र हुड्डा से मतलब ना, उनको देवीलाल से सबक सिखाना था। और जैसे ही ये ओम प्रकाश चौटाला की समझ में बात आई, उसी टाइम उन्होंने टिकट बदला। टिकट बदलते ही भूपेंद्र हुड्डा हार गए वो चुनाव। और जो वीरेंद्र सिंह जी थे, वो वीरेंद्र सिंह जी लगातार चुनाव जीतते रहे, तो उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो उनसे ज़्यादा थी। अब अगर बात करें दोस्तों 2004 की, उसमें, तो 2004 में दोस्तों चुनाव लड़ा था लोकसभा का, तो उसमें जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे वो जीत गए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। सोनिया गांधी ने उनको, भजन लाल जी को हटाने के लिए उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो उसके बाद फिर वो कलोई से चुनाव लड़ते रहे और कलोई से चुनाव लड़ने के बाद वो उन्होंने इतनी अपनी पकड़ मजबूत कर ली कि 2005 से लेकर 2009 तक जब जो वीरेंद्र सिंह जी को मंत्री बनाना था, तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनको मंत्री नहीं बनाया और गांधी परिवार के साथ वो करके उनको पीछे धकेलने का काम किया। और इसी से मजबूर हो गए जो वीरेंद्र सिंह जी हैं, वो कांग्रेस छोड़ के वापिस चले गए। तो सबसे पहली गलती तो ये मैं मानता हूँ दोस्तों कि वीरेंद्र सिंह जी की थी कि उनको बीजेपी में नहीं जाना चाहिए था। और अगर वीरेंद्र जी बीजेपी में गए तो उनको वापस कांग्रेस में नहीं आना चाहिए था। मैं ये उसको गलती समझता हूँ। लेकिन इसमें भी उनकी एक तो गलती किस्मत की कही है, कुछ भी कही, नहीं तो 1991 में वो राजीव गांधी जी के इतने क्लोज हुआ करते कि उन्होंने एश्योरेंस दे दी थी कि मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह बनेंगे। और वीरेंद्र सिंह ने उचाना में लड्डू भी बंटवा दिए थे भावी मुख्यमंत्री के। वो मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं तो वीरेंद्र सिंह जी। लेकिन उसी टाइम बदकिस्मती कही है तो वीरेंद्र सिंह जी की, 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या हो गई। और जब वो सत्ता में कांग्रेस सरकार आई तो भजन लाल उसमें बन गए मुख्यमंत्री। तो ये तो किस्मत की बात थी कि वो बदकिस्मत होते हुए, इसीलिए उनको ट्रेजेडी किंग कहा जाता है कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिल पाई और वो पिछड़ते चले गए। और इसी दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने गांधी परिवार के अंदर और कांग्रेस के अंदर अपनी इतनी पैठ बना ली कि उसको कवर करना किसी भी सूरत में जो वीरेंद्र सिंह जी के काबू की बात ही नहीं रही। अब रही बात वीरेंद्र सिंह जी की कांग्रेस में आने की, तो दोस्तों बीजेपी ने उनको राज्यसभा का 2 बार राज्यसभा का सदस्य बनाया, उनको केंद्र में मंत्री बनाया। उनकी जो मिसेज थी 2014 में प्रेमलता जी, उनको उचाना से टिकट दिया। लेकिन फिर भी वो अपना ये जाट नीति या उसको वो छोड़ नहीं पाए। और इसमें मैं एक चीज़ और भी कहूँगा, बीजेपी ने इस्तेमाल किया जो वीरेंद्र सिंह जी का जाटों के खिलाफ। कैसे किया? आपको याद होगा 35 जाट वर्सेस 35 बिरादरी का एक हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी राजकुमार सैनी जी से। और राजकुमार सैनी जी को कांग्रेस बीजेपी ने सपोर्ट किया, उसको किसी तरह का वो रोका नहीं और कुछ वो नहीं किया। और जब राजकुमार सैनी जी ने एक रैली की थी तो बीजेपी ने अपनी तरफ से चौधरी वीरेंद्र सिंह को भेजा था उस रैली के अंदर। और जब चौधरी वीरेंद्र सिंह गए तो वो पहली बार थी जब जाटों में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के प्रति नाराजगी हुई। और तो उनको चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को नहीं जाना चाहिए था अगर उन्होंने जाट राजनीति करनी थी तो। और अगर वो चले गए, उनकी इमेज डाउन होगी, तो उसके बावजूद फिर वो किसान आंदोलन में गए। किसान आंदोलन में हालांकि किसान होने के नाते उन्होंने समर्थन तो किया, लेकिन इससे बीजेपी के अंदर उनके जो वो थे वो खत्म हो गए, उनकी जो संभावना थी वो खत्म हो गई। और अब बीजेपी को लगने लगा था कि अब वीरेंद्र सिंह है वो बीजेपी के अनुसार राजनीति नहीं कर रहे और उनको बाहर कर दिया जाए। इसी चीज़ को देखते हुए जो वीरेंद्र सिंह ने अपनी राज्यसभा की सीट को त्याग के अपने लड़के को 2019 यानी ब्रजेंद्र सिंह जी को 2019 में हिसार से टिकट दिलवाई और वो हिसार से लोकसभा के सदस्य बने। जबकि 2019 में नए सिर्फ जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा
चुनाव हार गए सोनीपत से, दीपेंद्र हुड्डा जी भी रोहतक से चुनाव हार गए, जबकि बृजेंद्र सिंह जी थे वो चुनाव जीत के ने सांसद बने थे हिसार लोकसभा से। तो ये देखिए दोस्तों कि कौन ज़्यादा बड़ा नेता था और कौन नहीं था, इसकी तुलना आप खुद कर सकते हैं। अब रही बात उनके गलत फैसलों की, तो एक ही बीजेपी में जाना दोस्तों, ये मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए नुकसानदायक रहा, और फिर जब उनके वहाँ पर खत्म हो गई सब कुछ, तो फिर लौट के कांग्रेस में आए। तो कांग्रेस में जब उनको ये पता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको नहीं रहने देंगे, और पहले भी उन्होंने उनके पर कतरने की कोशिश की, 2009 में उनको मंत्री नहीं बनाया, तो उसी से खुद वो दुखी हो गए, बीजेपी में गए थे, तो फिर उसी कांग्रेस में वो आए। तो ये भी उनका गलत पॉइंट था, गलत स्टेप था उनका। और अब जो आखिरी गलत स्टेप मैं मानता हूँ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का, वो ये मानता हूँ कि पीछे अभी 2-3 महीने पहले शमशेर सिंह गोगिया संघ के पूर्व विधायक थे, उनके जन्मदिन की पार्टी पे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी गए और उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया कि कुमारी शैलजा मेरी नीति है, मेरी नेता है, और अब मैं राजनीति में, वो एक तरह से संन्यास लेने लग रहा हूँ, वो सक्रिय राजनीति में मैं नहीं रहूंगा। ये एक ऐसा स्टेप था दोस्तों, जिसे मेरा अपना ये विश्लेषण है कि इसने विजेंद्र सिंह जी का कद छोटा कर दिया। क्यों? क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह आज भी और पहले भी कुमारी शैलजा से बड़े नेता हैं, और कुमारी शैलजा जी उनके सामने आज भी नहीं टिकती, लेकिन कुमारी शैलजा जी को अपने से बड़ा नेता डिक्लेयर करके उन्होंने बृजेंद्र सिंह जी का कद था वो छोटा कर दिया, और उनको चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने कुमारी शैलजा का कद है वो बृजेंद्र सिंह जी से बड़ा कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर वो ये, भले ही वो समर्थन करते, वो उनके जन्मदिन पर शमशेर गोगी के जन्मदिन पे जाते, और उनका शैलजा का समर्थन करते, स्वागत करते, लेकिन अपने आप से बड़ा साबित करके ऑब्वियसली उन्होंने ये कह दिया कि जब मैं ही कुमारी शैलजा से छोटा हूँ, तो मेरा लड़का तो अपने आप छोटा होगा। इससे मेरा अपना ये विश्लेषण है कि बृजेंद्र सिंह जी का कद छोटा हुआ, और इसमें अगर किसी का गलती है तो गलत स्टेप है, गलत स्टेटमेंट है, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की है। तो मेरा ये मानना है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आज अगर पिछड़े हैं, तो अपनी किस्मत के कारण पिछड़े हैं, अपने गलत फैसलों के कारण पिछड़े हैं। अब रही बात बृजेंद्र सिंह जी की, तो बृजेंद्र सिंह जी को मैंने कल कहा था, अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि बृजेंद्र सिंह जी एक काबिल आदमी है। वो एक आईएएस का एग्जाम न सिर्फ एग्जाम दिया, बल्कि वो डीसी भी रह चुके हैं, आईएएस रह चुके हैं। तो आईएएस का एग्जाम दोस्तों कोई सिंपल आदमी तो दे नहीं सकता, वास्तव में जो इंटेलिजेंट है वही आदमी आईएएस को क्लियर कर सकता है, आईएएस के एग्जाम को। और उन्होंने प्रशासनिक 20-22 साल नौकरी भी की है उन्होंने, तो उनको ज्ञान भी है, प्रशासन के बारे में भी उनको जानकारी है, उनकी अच्छी पकड़ है, समझते हैं वो। तो मैं इस चीज़ के लिए मैं ये मानता हूँ कि बृजेंद्र सिंह जी हैं वो दीपेंद्र हुड्डा जी से ज़्यादा काबिल हैं, हर हालत में काबिल। और 2019 में बृजेंद्र सिंह चुनाव जीत गए थे, और जो दीपेंद्र सिंह जी थे वो चुनाव हार गए थे। तो इससे भी ये लगता है कि बृजेंद्र सिंह जी की जो अहमियत है वो इसमें वास्तव में ज़्यादा है। अब बात है आगे बढ़ने की, जो मैंने ये कहा था बृजेंद्र सिंह जी भी अपने बाप की जागीर बना सकते हैं, तो वो कैसे बना सकते हैं? जो इस तरह की सद्भावना यात्रा है दोस्तों, ये यात्रा जैसे भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को एक नई पहचान मिली है, नई मान्यता मिली है। इस तरह अगर चौधरी बृजेंद्र सिंह जी भी इसी तरह की सद्भावना यात्राएं, भले ही भूपेंद्र हुड्डा उसका विरोध करे, भले ही भूपेंद्र हुड्डा किसी को जाने ना दे उसके अंदर, लेकिन अगर इस तरह की वो यात्रा करते रहेंगे, तो इससे निश्चित रूप से बृजेंद्र सिंह जी का जो कद है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हरियाणा की जनता के अंदर उनके एक संघर्षशील नेता के रूप में छवि बनेगी ही बनेगी। और जब 90 विधानसभा क्षेत्रों में वो जा सकते हैं और वो अपना नाम कर सकते हैं, तो उनको चाहिए कि 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में और ज़्यादा सक्रिय रहें, और अपनी टीम तैयार करें, अपने विश्वसनीय लोग तैयार करें। तो जैसे ही उनका कद बढ़ता जाएगा, अपने आप वो आगे निकलते रहेंगे। दीपेंद्र हुड्डा जी से तो अपने आप आगे निकलते रहेंगे। तो बृजेंद्र सिंह जी को ये संघर्ष जो शुरू किया है उसको और तेज करना पड़ेगा। और मुझे, मेरे हिसाब से तो अगर वो 2029 तक कम से कम हर साल एक यात्रा भी करते रहेंगे, और बाकी के दिनों में वो हर एक हल्के में जाते रहेंगे, तो निश्चित रूप से उनका कद दीपेंद्र हुड्डा जी से ज़्यादा होगा। लोग उनके ऊपर भरोसा भी करने लगेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि वास्तव में जब बृजेंद्र सिंह जी वो भी ये समझने लगेंगे कि कांग्रेस मेरे बाप की जागीर है। क्यों? क्योंकि राजनीति में बाप की जागीर राजनीति उसी की होती है जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास वोट होते हैं। अगर वोट और समर्थन भी बृजेंद्र सिंह जी क्रिएट कर लेते हैं या कमा लेते हैं, तो कल को एक ऐसा भी वक्त आएगा कि जब जो आज बृजेंद्र सिंह जी ने बात कही, हो सकता है वो डायलॉग दीपेंद्र हुड्डा के मुंह से निकले कि बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस को अपने बाप की जागीर समझ रखा है। तो वो राजनीति के अंदर कभी भी वक्त पलटते, दिन पलटते देर नहीं लगती दोस्तों। और रही बात बीजेपी के भविष्य की,
तो जिस दिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं रहेंगे, उनकी जगह योगी जी आ गए, उसी दिन हरियाणा से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये मैं पक्का कह रहा हूँ, आने वाले टाइम में देख लेना। और 2029 की बात जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार आरएसएस है वो नरेंद्र मोदी जी को शायद 2029 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाएगी। ये मेरा अपना विश्लेषण है दोस्तों, जो कि गलत भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस की ही सरकार आएगी और उसमें ब्रजेंद्र सिंह का जो रोल होगा एक प्रमुख रोल होगा। ये मेरा अपना विश्लेषण है। रही बात और पार्टियां जो ये कहती है कि हमारा राज आएगा, ये राज आएगा, या फिर अपने नेता का नाम लेके ये कहते हैं कि वही सत्य है, तो मैंने तो ऐसे सोचा था कि शायद राम नाम सत्य है। लेकिन जो पार्टी के वर्कर है वो अपने नेता को ये कहते हैं कि वही सत्य है, तो उनका नाम लेके कहना चाहिए कि भाई वो नाम सत्य है। और जितनी भी अंतिम संस्कार की यात्राएं होती है उनमें उन्हीं का नाम बोलना चाहिए, राम का नाम तो हटा देना चाहिए। खैर दोस्तों, ये तो एक मजाक था। लेकिन कुल मिला के 2029 का जो चुनाव है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर ही प्रमुख रूप से होगा वो चुनाव। और ब्रजेंद्र सिंह जी ने अगर इसी तरह की यात्राएं जारी रखी, संघर्ष जारी रखा, तो उनका एक महत्वपूर्ण रोल होगा। और उनका रोल कुमारी शैलजा जी से भी बड़ा होगा। ये मेरा अपना विश्लेषण है दोस्तों। अब कैसा विश्लेषण है ये तो आप बताएंगे, हो सकता है ठीक हो सकता है गलत हो। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आपसे निवेदन है कि आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है मेरा विश्लेषण गलत है तो भी कमेंट करके बताएं, लेकिन मर्यादा में रह के, शब्दों की मर्यादा का जरूर ध्यान रखें दोस्तों। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, बिजनेस नहीं है, सिर्फ शौक है। और जो भी मर्यादाहीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा मैं उसको न सिर्फ रिमूव कर देता हूँ बल्कि ब्लॉक भी कर देता हूँ। इसलिए आप अपने सुझाव दीजिए, कमेंट दीजिए। मर्यादा में रह के कमेंट हमेशा ही स्वागत है आपका। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।